slide. Hey, can't let this one. मानस पटल मतलब मेरे दिमाग पे, मेरा जो दिमाग है, जो मेरी यादें हैं, जो मेरा मन है, उस पे छप गई। उनकी यादों की एक लाइन सी लग गई कि कब मिले, कैसे उन्होंने समझाया, क्या हुआ, मैं क्या थी, कैसे मैंने सीखा। पूरी कहानी फ्लैशबैक में उनके सामने, आंखों के सामने नाच गई। कोई भी हो आपके से जाता है तो एक एक चित्र, एक यादें छोड़कर जाता है। इंसान तो चला जाता है। तो बजाज मैच के सामने भी यही सिचुएशन था। कहते हैं कि अभी पिछली फरवरी की तो बात है, अभी मैं पिछले साल ही फरवरी के समय में मैं दिल्ली पहुंची थी। क्यों? क्योंकि अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए, क्योंकि उन्होंने गणपति के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोटो बनाए थे, चित्रकारी उन्होंने की थी। प्रदर्शनी का मतलब होता है जहां पर वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाए, वो वस्तु हो, पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, कुछ भी हो सकती है। तो इनकी खुद की एक प्रदर्शनी थी जिसमें गणेश भगवान की डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। मैं सोच रही थी, मेरे मन में ये विचार था कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं। अनहोनी क्या होता है, जो कभी ना हुआ था वो उस दिन, यानी एक बहुत अचंभा बात हुआ। हुआ ये, वो तो नहीं आए मेरी प्रदर्शनी में, रजा साहब तो नहीं आए, पर उस रात रजा साहब सपने में आ गए। हम जिसे रात दिन याद करते हैं ना दोस्तों, वो हमारे दिल दिमाग में छाया रहता है। वो आपका भगवान हो, आपका काम हो, आपके गुरु हो, या आपकी फैमिली हो। तो कहती हैं सुनीता जी कि एकदम वो तो मेरे दिमाग में बस गए थे, वो मेरे सपने में आ गए। मुझे उन्होंने सपने में उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी कि तुम बहुत सफल होने वाली। और उन्होंने एक बात कही सपने में, उन्होंने समझाया, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। सपने में सोचो, एक दिल की आवाज होती है जिससे हम जुड़े होते हैं, उनकी तकलीफ हमारे दिल को महसूस हो जाती है। तो वो उन्होंने सपने में कहा कि मुझसे मिलने आ जाओ, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। और ये सपना आया। जब मैं उनके बारे में मैंने ये सपना देखा तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मुझे समझ में आ गया कि वो सच में परेशानी में है। मैं पहुंच गई। सुजाता जी यहाँ लिखती है कि वो तुरंत पहुंच गई और उनसे मिलने के लिए वे अस्पताल में पहुंची तो वे शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य मतलब यहाँ पर उसका अर्थ अलग होगा, आसमान होता है शून्य का मतलब, पर यहाँ होता है निश्चेत, अचेत, एकदम जैसे आदमी कोमा में चला जाता है तो उसे कुछ आभास नहीं होता, उस तरीके की एकदम एक प्रकार से आधा मृत व्यक्ति है, शून्य की तरह लेटे हुए। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहा और लौट कर चली आई, लेकिन उनकी सांसें, उनकी अंतरात्मा मुझे बुला रही थी, जिसके कारण मुझे उनके अंतिम दर्शन हुए। ऐसे मेरे रजा साहब थे। पर अभी तो ये कहानी मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे उनके मृत्यु का समाचार मिला, मैंने उनके बारे में आप लोगों को बताना शुरू किया। उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी मतलब पूरी कहानी है यहाँ पर क्या कारण था जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई, वो कहानी आगे चलेगी। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन ये एक एहसास की कहानी है, गुरु शिष्य की कहानी है।
उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, जो ईसाइयों के धर्म चिन्ह जो क्रॉस होता है, जिस सूली पर उन्हें चढ़ाया गया था, जो ईसाइयों का धर्म का कुरान, मुस्लिम धर्म की महान पुस्तक, उनकी गांधी जी का से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, ये जो चीजें उनके पास थी ना, ऐसा लगता नहीं था कि वो कोई मुसलमान है या कोई वो हिंदू है या वो मुस्लिम है। ऐसा लगता था कि ये कोई महान संत है जो सभी धर्मों को अपने में सजोए हुए हैं, अपने में संवार कर उन्होंने एक इंसान बनाया था। वो थे रजा साहब। कोई भूल नहीं सकता, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। ये जो भावना उनके अंदर मुझे देखने पर मिलती थी, ये मैंने कभी किसी में नहीं देखा। कुछ हाथ रहता था उनके, को भी पूछते, जो भी धर्म होते थे, इबादत भी करते थे, नमाज भी अदा करते थे, और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। बहुत लोगों को हमने ऐसे देखा है जो सभी धर्मों का इस तरह से नींव से पालन करता हो। ऐसे थे मेरे रजा साहब। यहाँ पर सुजाता जी ने ये बहुत सुंदर लिखा। हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक मुझे अपेक्षा है आप लोग को उसमें आया होगा। कहानी में हम चलते हैं कि क्या और कैसे उनसे मैं मुलाकात मेरी उनकी हुई, कैसे हम मिले। यहाँ पर उनकी क्वालिटी के बारे में पूरा सुजाता जी ने लिखा। कहते हैं कि एक दिन की बात है, जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए ने कहा, जब वो इंडिया है, प्रदर्शनी जब देखने गई तो वहां किसी ने ये जो ऐसे रजा साहब हैं। मैं एकदम सावधान हो गई कि अरे, क्योंकि उनको मैंने सिर्फ सुना था, आज मुझे देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि मेरी सूची में जो मैं अपनी गैलरी प्रदर्शनी रखी हुई, उसमें उनका नाम था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा कलाकार मेरे छोटे से प्रदर्शनी में आएगा। वो इतना समय, ये मुझे भरोसा नहीं था। और जब आए तो मैं बहुत प्रभावित हो गई। मैं उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। मतलब सोचो, एक बड़ा कलाकार अगर किसी छोटे कलाकार की प्रदर्शनी में आता है तो बहुत बात होती, उसको सीखने को मिलता है। और उस बड़े कलाकार के प्रदर्शनी में आता है। नहीं, हमारे समाज में बहुत कलाकार है, लेकिन वो दूसरे कलाकारों से डरते हैं, जो गलत है। देखते रह गए। मैंने कहा कि आप बातें करनी है तो देखते रह गए। उन्होंने मुझे पूरा इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें की। एटीट्यूड नहीं दिखाया, घमंड नहीं दिखाया कि मैं बहुत सीनियर हूँ, तुम अभी मेरे सामने बच्ची हो, तुम मुझसे क्या बातें करोगी, दूर हटो। ऐसे होता है ना बहुत से लोगों का। अचानक मुझसे वो पूछने लगी कि आप क्या क्या करती हैं, क्या क्या आपने बनाया है, प्लीज मुझे थोड़ा अपने कलाकारी की जानकारी दो। क्या जानकारी है ये मुझे दीजिए। तो उन्होंने जब पूछा मुझसे, तो मैंने कहा, मैं एक कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ,
जो भी, वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, अच्छा तुम भी पेंटिंग करती हो, कलाकार हो, तो ठीक है, चलो ये तुम्हारा काम देखते हैं, हम तुम्हारा काम देखने चलेंगे। क्योंकि उस गैलरी में, उस सूची में जो वहां पर मैं खड़ी थी, तो उनको तो मैंने देखा था, उनका नाम भी था, लेकिन वो मेरी जो कलाकारी है वो देखने के लिए मेरे साथ चलेंगे, ये मुझे भरोसा नहीं था। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे देखना चाहता हूँ। सोच, बड़े कलाकार उनके काम को देखने के लिए अभी वो उनके साथ भी जाएंगे, और भी, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कलाकार की सब पेंटिंगियां या सब कलाकारी देखने के बाद ही वो डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के हो। कुछ बातों से इंसान का, हम लोग क्या होते हैं, कुछ बातों से, कुछ चीजों से इंसान का हम ना एक कॉपी बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है। ऐसी बात नहीं है। किसी को पूरा जाने बिना अपनी राय मत बनाइए कि ये इंसान ऐसा है। उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। मैं सोच में पड़ गई। सुजाता यहाँ लिखती है कि मैं विचार करने लगी, अरे मेरा काम तो पुणे में, मैंने अपनी बहुत सारी पेंटिंग तो पुणे में रखी हुई है। उन्हें बताया तो वे बोले, इसमें क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो पुणे चलते हैं। सोचो, ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली, सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरे काम को देखा कि मैं किस बारीकी से, क्योंकि जो बिगड़ी हुई पेंटिंग होती है ना, उससे पता चलता है कि तुम कितना प्रयास करते हो। बना हुआ फोटो तस्वीर तो कोई भी देख लेता है, लेकिन जो बिगड़ी हुई चीज है, उससे पता चलता है कि तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो पेरिस आना है, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपको वहां आना ही पड़ेगा। ये छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। याद रखो, उन्होंने मुझे पहले से ही कहा था, और मैं पेरिस में गई भी। उनके साथ मेरा जीवन, वहां पर पेंटिंग का कुछ ना कुछ मैंने सीखा, बनाया, तो उनके द्वारा है। कैसे हुआ वो आगे हम देखते हैं। कहती हैं सुजाता जी की छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता से, तन्मयता मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ, हम कह सकते हैं एकाग्रता और लगन के साथ वे काम करते थे, सब कुछ मिलाकर। पेंटिंग लिखने के बाद पैकिंग भी वो उतने ही रुचि से करते थे। ऐसा नहीं कि चलो काम हो गया तो जल्दी जल्दी इधर उधर फोटो भेज दो, भाग चलो, नहीं। एक पेंटिंग जो हमने मेहनत से 2 दिनों में 4 दिनों में बनाई है, तो ऐसे ही नहीं फेंकना है, उसको बहुत हिफाजत से संभाल कर रखते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, नहीं मैं कर दूंगा। किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बहुत करीने से यानी व्यवस्थित तरीके से, धीरे धीरे धैर्य के साथ वो पेंटिंग करते, बहुत आराम से, कोई झंझट नहीं रहती थी। जो भी वो और जो भी पैकिंग करते थे वो तो था ही, मतलब किसी को मतलब डिस्टर्ब नहीं करते थे। सब आराम से वो बंडल बना लेते थे। जैसे लगता था लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल संभाल के भेजना है ना। एक एक छोटा नमक से लेकर सुई तक ससुराल के लिए दिया जाता है लड़कियों की। इस तरह से वो पैकिंग करके देते थे। इस तरीके से उनकी पेंटिंग हो, पैकिंग, बहुत धैर्य से काम करते थे। किसी चीज में वो जल्दीबाजी नहीं करते थे, क्योंकि इंसान जल्दीबाजी में काम गड़बड़ करता है। जब वो किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते, तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूलों से बहुत लगाव, बड़ा प्यार था। हमने इतना पढ़ा, इसमें कुछ है आप लोगों को? कुछ है तो चैट में लिखिए। अच्छा, नहीं, आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अभी मैंने जो पढ़ा है उसमें बहुत सी चीजें सुनाई नहीं दी आपको। हेलो, बोलिए, आप मुझे मैसेज कीजिए आप लोग। अच्छा, मेरी आवाज, रजा साहब
साथ मेरा जीवन गुजरा था, फ्लैशबैक में एक के बाद एक कतार लाइन लग गई उनकी जिंदगी की सब बातें मैंने इस तरीके से विचारधाराओं में ढाली कि मैं आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस तरह से थे, मुझे ना पेरिस में बुलाया और किस तरह मेरा और उनकी क्वालिटीज क्या थी, किस तरीके से वो पेंटिंग धीरे से बनाते और पैकिंग करते, सजाते, उनको फूल बहुत प्यारे लगते थे। आज की कहानी अब आगे बढ़ती है। अब सुजाता जी ने और अच्छा लिखा है कि मुझे याद है, मैं जानती हूँ 22 अक्टूबर का वो दिन था 1988 1988। मुझे जब उन्होंने कहा ना कि पेरिस में आना पड़ेगा तो मैंने तैयारी की और मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। मतलब वो पेरिस जो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें आना पड़ेगा, वहां तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत मौका है, और मैं वहां गई। ये सपने के पूरा होने जैसा था। जिंदगी में कभी कभी कुछ सपने होते हैं, इंसान के पूरे भी हो जाते हैं। राजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरी ट्रेन बहुत स्लो थी, बहुत लेट थी। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे आगे बढ़े। मतलब वो वहां रुके रहे, मुझे वहां रिसीव किया और मेरे हॉस्टल तक वो मुझे पहुंचा कर गए। इतना डेडिकेशन, इतना उनको मेरे प्रति जो प्रेम था, जो मेरे गुरु शिष्य के प्रति जो लगाव था, वो नजर आता था। फाइनली मुझे उन्होंने पेरिस पहुंचा दिया और तुम्हें बताऊं वहां एक बहुत बड़ी समस्या भी पैदा हुई कि एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई। होटल के कमरे में पड़ी थी, अपने जहां पर वो हॉस्टल में रहती थी, बहुत बीमार पड़ी रही। रात के 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा लेकर आई, भारतीय रेस्टोरेंट से उन्होंने खाना पैक करवाया और मेरे हॉस्टल में पहुंच गए। मेरे घर वालों को उन्होंने फोन करके कहा कि आप चिंता न करें। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए कि अब बेचारी अकेली लड़की पेरिस में, सोचो गई है लंदन में, तो उसका क्या हाल होगा, कोई उसको देखने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं। तो रजा साहब ने कहा कोई चिंता मत करो, दवा ली, खाना लिया और कहा मैं हूं ना, मैं हूं पेरिस में। सुजाता की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं चिंता करने के लिए। उन्होंने इस तरीके से मुझे संभाला, इसलिए मुझे उनकी यादों में आंखें नम हो जाती। हर बार, एक बार नहीं, हर बार मैं या राजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते, क्योंकि एक कलाकार दूसरे कलाकार की कमियों को देखता है और उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। अगर एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को, पेंटर या जो भी कलाकार है, दूसरे कलाकार को अगर वो आलोचना करे, एक दूसरे की ईमानदारी से समालोचक बने, समालोचक मतलब उनकी कमी बताना, किसी वस्तु के गुण दोष मतलब उसके अंदर कमी क्या है। ऐसा नहीं कि तू मेरा दोस्त है तो यार तू जो बना रहा है ना एकदम बेस्ट है, ऐसा नहीं। देख इसमें ये गलती है, ये होना चाहिए। अच्छा दोस्त कौन होता है? कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए। जो आपकी बुराई करता हो उसको बगल में रखिए, आपकी कमियों को निकालेगा तो आप पवित्र और शुद्ध और महान बनो। यहाँ वही है, मैं अपनी पेंटिंग उनको दिखाती, वो अपने जो कलाकारी थी पेंटिंग का सब मुझे दिखाते, और मैं जो गलतियां ढूंढती वो सुधार करते, और जो वो बताते मुझे तो सुधार करना ही था। मेरे गुरु थे। इस तरह मेरे रजा साहब मेरी पेंटिंग की क्वालिटी को निखारने में उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क सब जगह 7 प्रदर्शनियां की। हर जगह मैंने ऐसे पेंटिंग के एग्जीबिशन में उनका साथ दिया, उन्होंने मेरी प्रदर्शनी रखी, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कोई मतभेद नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ आजकल के जैसे लोगों में होता है। क्योंकि मेरे अंदर डेडिकेशन था, वो मेरे गुरु हैं और उनके अंदर था ये मेरा शिष्य है,
ये उनके स्नेह और अपनेपन का ही कारण था कि मैं विदेशों में जाकर इतना बड़ा काम कर पाई। मेरा नाम हुआ, मुझे जो सम्मान मिला वो रजा साहब की मेहरबानी थी। उनके द्वारा ही मुझे हुआ जो मेरा अधिकार था। ये बहुत बड़ी चीज थी। तो ये आपको समझ में आया होगा। संन्यास ले लिया तो उनका एक शिष्य था, उसने भी जब सुना तो उसने भी तुरंत संन्यास ले लिया रहना। तो होता है, जो कलाकार है, जो खिलाड़ी है, जो एक्टर है, जो जिसके कारण बना है वो उसके कारण डूबना भी चाहेगा। इसलिए यहाँ सुधी ने पूरी कहानी। अब वो क्या और बताना चाहती है, चलिए देखते हैं। कि रजा साहब हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी उनकी थी, इतना तो उनके ऊपर कमांड था। मुसलमान थे तो उर्दू अच्छी थी, हिंदुस्तान में रहते थे तो हिंदी अच्छी थी, और उनका रुझान हर धर्म में था। अंग्रेजी के फ्रेंच में भी वे बहुत अच्छे लिखते थे, मतलब अंग्रेजी तो थी, फ्रेंच भी आती थी, जो अंग्रेजी से भी ज्यादा थोड़ा टफ होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत से बच्चे फ्रेंच लेते हैं। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें, कविता से तो एकदम, कविता करते थे, हमेशा बोलते थे। शेरो गजल या पुराने हिंदी फिल्मी गाने तो बड़े प्यार से सुनते थे, उनकी रूह उसमें सिमट जाती थी, इतना ज्यादा लगाव था उन्हें। मतलब एक डायरी रखते थे अपने पास रजा साहब, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें वो लिखते थे। हर दुनिया की वो सुंदर चीजें जो उनको पसंद आती थी, सुंदर बातें, जो सुंदर गाने के अल्फाज, जो शायरी शेरो गजल, जो भी उनको कुछ भी अच्छा मिलता तो वो उस डायरी में नोट कर लेते। बहुत ही ये एक यूनिक उनकी क्वालिटी। कुछ भी चीजें जो उनको थोड़ी भी अच्छी लगती थी, ये महान इंसान की पहचान होती है, वो उसमें लिख लिया करते थे, और बड़े अदब से, ऐसा नहीं कि जल्दी से, बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया करते थे। और मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, उसको हिंदी बहुत अच्छा आता था। तो उन्हें बहुत गर्व होता था कि हम यहाँ विदेश में हैं और बचपन से ये तुम्हारी बेटी यहाँ है पर इतनी सुंदर हिंदी बोलती है, मुझे बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता था उन्हें मेरी बेटी के बारे में। और वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। सोचो, विदेश में रहकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बोलना आप सभी जानते हो, पर ये शुद्ध हिंदी में उनकी बेटी बोलती थी तो रजा साहब को भी बड़ा प्राउड फील होता था। वो उनके साथ भी हिंदी में बातें किया करती थी, मतलब रजा साहब से वो उनकी बेटी भी शुद्ध हिंदी में बातें करती, उससे भी अच्छा लगता, क्योंकि इनको तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच सब पे बहुत अच्छा कमांड था। और रजा साहब की एक बहुत बड़ी क्वालिटी आप लोगों के सामने यहाँ उन्होंने रखा है कि वो अच्छा खाने का बहुत शौक था। खाना पीना तो उनके लिए शौकीन थे वो, खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब उसमें साधारण ही दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मतलब उनको बहुत पसंद था सादा खाना और भारतीय व्यंजन। विदेश में रहने वाले वैसे भी लोगों को ये हमारे देश का सादा खाना कहाँ नसीब होता है, तो उनको तो अच्छा रहेगा। जान अटकी रहती है को, वो एक प्रकार से कहते हैं ना, फंसी हुई रहती थी उसी पे, वो मिला मतलब खाना ही है, छोड़ नहीं सकते कितना भी देर हो जाए। रजा साहब की ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी। और मैं आप लोगों को और चीजें बताऊं कि मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर उनके लिए जरूर भेजती। और उनके जो फ्रांसीसी दोस्त हुआ करते थे उस वहां के, वो भी वो सादा खाना में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, उनको भी हमारा वो खाना बहुत अच्छा लगता था। तो रजा साहब की इतनी क्वालिटीज हमने यहाँ पर पढ़ी, इतना कुछ पढ़ा, समझ में आया यहाँ पर।
आप लोगों को आवाज बराबर सुनाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, बात का मतलब होता है बहस, डिस्कशन होता है ना, किसी चीज का विवाद, हिंदी पर उसका कमांड है। अब रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, जब मैं उनको बताने गई कि आपके दोस्त रजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जो फ्रांसीसी मित्र थे, फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मुझे मौका मिला। जब मैं उनके घर में गई, उनको बताने गई कि तुम्हारे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, तो रजा साहब की बनाई गई बहुत सारी कृतियां, मतलब उनकी पेंटिंग उनके दीवारों पर लगी हुई थी, जो मुझे देखने का मौका मिला। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा हमेशा मैं उनसे कहती भी थी कि रजा साहब आप ना मेरे एंजल गार्नियर है, मतलब गार्जियन होते हैं ना हमारे, आप ही मेरे एक प्रकार से आसमान चाहे हुए गार्जियन है, जिन्होंने मुझे कुछ बना दिया। क्योंकि मैं थी बहुत साधारण सी, तुमने मुझे हीरा बना दिया। तुम्हारी जो क्वालिटी थी, तुमने मुझ में वो क्वालिटी समा दी। मतलब तुम मेरे गार्जियन थे, वो भी एंजल की तरह, एक भगवान की तरह, एक परी की तरह, भगवान की तरह तुम मेरे गार्जियन थे। पर वे मुस्कुराते। और तुम्हें बताऊं कि 2000 के बाद वो जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कहते थे क्यों, अब हमारी भूमिका ही बदल गई। भूमिका मतलब स्टेज। क्योंकि रास्ते के सफर के जो साथी होते हैं ना, कभी वो गाड़ी चलाने वाले सारथी होते हैं, तो कभी साथ चलने वाले दोस्त बन जाते हैं। तो जैसे मैं तुम्हें लेकर आगे बढ़ता था, अब तुम मुझे लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। अब तुम मेरी गार्जियन हो गई। अब मैं नहीं हूं, अब तुम हो। इस तरीके से उन्होंने बहुत सी यादें मुझे छोड़कर दी है जाते जाते, जो मैं उनको कभी भुला नहीं पाऊंगी। उनके कारण मैं क्या बन गई, ये मैं बता नहीं पाऊंगी। कुछ लोग होते हैं जो इंसान को भगवान बना देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंसान को शैतान बना देते हैं। तो रजा साहब ने मुझे, एक मैं नॉर्मल सी पत्थर थी, मुझे हीरा बना दिया, मेरी जिंदगी को संवार दिया। ऐसे थे मेरे रजा साहब, जो सभी धर्मों को मानते थे ना, हर पेंटिंग को पहचानते थे। वो पेंटिंग से कलाकार की भावनाओं को जान लेते थे। इतने बड़े मेरे वे कलाकार जिनको मैं बयां नहीं कर सकती। तो सुजाता जी ने इस तरीके से एक रजा साहब की क्वालिटी को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा है। आप लोगों को मैं ये अपेक्षा करूंगा समझ में आया होगा। बहुत ही महान हस्ती थे, जिनके बारे में सुजाता जी ने अपने शब्दों में लिखा। आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे अभी चैट कर सकते हैं, मैं फिर से वो तुम्हें बता सकता हूँ।